हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ये देख लिया है प्रीवियस लेक्चर तक कि विजयनगर एम्पायर का राइज एंड फॉल कैसे हुआ था, कृष्णदेव राया एज अ राजा कैसा था, वो पैटर्न था, बड़ा सपोर्टर था आर्ट एंड लिटरेचर का, लर्निंग का, तेलुगु लैंग्वेज जानता था। ठीक है। अमुक्ता मल्यादा उसने किताब लिखी थी, उसने बताया था कि उसके अंदर राजा की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, जो कि स्टेटमैनशिप के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर एक बुक आप उसको बोल सकते हो। अब ना हम लोग विजयनगर एम्पायर को जोग्राफिकल, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एंगल से देखेंगे। यानी कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ईशा, कि वो 3 लेयर से फोर्टिफाइड था, खेती बाड़ी होती थी, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, कृष्णा रिवर से भी पानी आता था, तुंगभद्रा से भी आता था खेती बाड़ी के लिए। अब इस चीज़ को मैंने बता तो दिया था, प्रूव भी तो करें। तो चलो देखते हैं। विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट, यानी कि आसपास का वातावरण कैसा था। कैपिटल क्या थी विजयनगर एम्पायर की? क्या थी? हम्पी। और इसके आसपास के एनवायरनमेंट को आप क्या बोलोगे? दो रिवर्स कौन सी जा रही हैं? एक कृष्णा और दूसरी तुंगभद्रा। बीच में कौन सा दोआब है? रायचूर दोआब। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। जो विजयनगर एम्पायर है वो अपने ज़माने के टाइम पर जाना जाता है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। उसका जो यूनिक स्टाइल था फिजिकल लेआउट का, सिटी का पूरा, और जिस तरीके से बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह वहाँ पर थे। खुद भी मतलब हम्पी का टाउन जहाँ बस रखा था, बिल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत महान कोई स्ट्रक्चर्स थे। फोर्टिफिकेशन की पूरी पूरी तारीफ करी जाती है विजयनगर की। एक बारी इस डायग्राम के ऊपर पैनी नज़रों से निगाह मारते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना एक बार इस डायग्राम को। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता इससे आपको चीज़ें कुछ कुछ मिल जाए इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहले तो इस डायग्राम को अगर समझना चाहते हो ना, तो इसको एक बार ही देखना पड़ेगा आपको। द प्लान ऑफ विजयनगर, ये फिगर में बता रखा है, एक बार इस बॉक्स बॉक्स को देखो, येलो वाले। वो कह रहा है आइडेंटिफाई 3 मेजर जोन्स ऑफ द प्लान। अब यहाँ से अगर वो हमें ये वाला काम करने को कह रहा है, ये ना बेसिकली एक्सरसाइज है, जैसे स्टूडेंट्स को दी जाती है ना कि एनसीईआरटी के अंदर की एक्सरसाइज करो। लेकिन ये वाला बॉक्स ना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कैसे? नंबर 1, उसने हमें क्या काम दिया करने को? 3 मेजर जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं विजयनगर एम्पायर की सिटी की प्लानिंग के। तो देखते हैं भाई 3 मेजर जोन्स कौन से हैं। एक जोन मुझे दिख रहा है सेक्रेट सेंटर। ठीक है। पूजा पाठ के दीवाने तो थे ही, तो यहाँ पर अपना हो सकता है पंपा देवी का मंदिर बनवाया होगा। हमने तो अभी इतनी नॉलेज ही गेन करी है ना। और अगर हम बोल दें तो पंपा देवी का मंदिर विरूपाक्षा टेम्पल। ओके, क्लियर है हमें। ठीक है। दूसरा जोन आइडेंटिफाई करते हैं, रॉयल सेंटर। यहां पर ये खुद बैठा करते थे, यहां पर ये खुद बैठा करते थे, और ज़्यादा दूर नहीं थी इनकी कैपिटल यहां से। रॉयल सेंटर मतलब सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था राजाओं महाराजाओं का, वो यहीं से होता था। अगर आप कहो कि राजा प्रॉपर तरीके से कहाँ बैठता था, रॉयल सेंटर में भी बैठ के निर्णय डिसीजंस वगैरह लेता था, लेकिन कैपिटल रही ये रही हम्पी। लेकिन हम तो पहले सबसे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 3 मेजर जोन्स को आइडेंटिफाई करने बैठे हम लोग। जोन 1 हो गया सीक्रेट सेंटर, जोन 2 हो गया रॉयल सेंटर। हम्पी को जोन नहीं कहेंगे, हम्पी तो कैपिटल है। अब एक चीज देखो, ये अर्बन कोर लेटर्स दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं, अर्बन कोर। ये है तीसरा सेंटर। अर्बन कोर क्यों कहा गया है? हमने क्या पढ़ा अभी तक इस चैप्टर के अंदर शाइनी? ये जो पूरा का पूरा जो प्लानिंग थी, जो विजयनगर एम्पायर था, वो कैसा था? गांव जैसा स्टाइल था या सिटी थी, डेवलपमेंट थी, टाउन थी, कैसा था ये? सब अर्बन। अच्छा नहीं, सब अर्बन तो वो था जो कि उसने अपनी माँ को डेडिकेट करा था। ज्यादातर चीजें ना अर्बन स्टाइलिश ही थी, अर्बन स्टाइल की ही थी। ठीक है। ओके। अब देखो बेसिकली क्या है,
यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देखोगे ना, यहाँ पर आप जैसे, मैं क्या करता हूँ कि चलो ठीक है हम इसी इसी को रहने देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक बारी चीज़ें देखो, ये देख रहे हो, इसको हम, मैं आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छा 3 सेंटर्स पहले आपने देख लिए ना, अच्छे से देख लिए। मैं अब एक बार इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा आराम से जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखो, आपको ये जगह दिख रही है, ये सबसे पहले ऊपर से ही शुरू करो, ये जगह दिख रही है, इसके अंदर एक लेयर ये वाली है और एक लेयर ये वाली है, ठीक है, एक ये देख लो। उसके बाद हम्पी की तरफ आओ, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फिर नीचे आओ, ये भी कुछ ऐसा ही लेयर की फॉर्मेट के अंदर है। रॉयल सेंटर में आओ, यहाँ पर भी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेयर की फॉर्मेट के अंदर ही है। ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ पर तो चलो कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक इसको देख लो, सीक्रेट सेंटर लेयर की फॉर्मेट के अंदर ही है। ये जो लेयर आपको दिख रही है ना ऐसे ऐसे करके, देखो मैं बगल में बना रहा हूं, हर जगह ऐसी है ना ऑलमोस्ट। चलो 3 लेयर नहीं है तो मिनिमम 2 तो है ही ना हर जगह पे लेयर। अगर आप इसको, ये तो एरियल व्यू हो गया, ये तो मैप पे बनाया गया है, अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे ना तो ये ना, फोर्टिफाइड वॉल्स हैं, दीवारें हैं। क्या रॉयल सेंटर में फोर्टिफिकेशन है? हाँ के ना, जल्दी बोलो। है? सेक्रेट सेंटर में फोर्टिफिकेशन है? हम्पी में फोर्टिफिकेशन है? वहां पर तो मेन होगी ही होगी, ठीक है। यानी कि हर जगह पर फोर्टिफिकेशन वॉल्स है। अब जब फोर्टिफाइड वॉल्स जहां पर हैं, तो अब देखो मैं ब्लू कलर को ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ब्लू कलर को। अब देखना ध्यान से, ये देख रहे हो, सीधी एक लकीर आ रही है, एक यहां सीधी लकीर आ रही है, एक यहां जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक सीक्रेट सेंटर में, एक यहां पर है। मैं इसको मिटा देता हूं जरा आपको ताकि अच्छे से दिखे। नहीं, नीचे वाला पार्ट आपको देखिएगा नहीं अच्छे से। चलो मैं फिर से बना देता हूँ उसको, अर्बन कोर, ठीक है। लेकिन ऊपर पे चलो आप फोकस कर लो, ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम। अब भैया कोई इरिगेशन सिस्टम है तो वो बिना नदी के कैसे काम करेगा? नदी है क्या कोई यहाँ पर? यहाँ देखते हैं क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये, तुंगभद्रा। अब इससे ना बताना क्या चाह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, जो एक फैक्ट दे रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लो, टैटू बनवा लो इसका तो अपनी बॉडी पे। जो हम्पी था, क्वेश्चन बना नहीं आज तक, ये कहीं नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट लेवल एनालिसिस वाली बात है, ठीक है। जो हम्पी था या फिर विजयनगर एम्पायर का जो कोर हिस्सा था, वैसे तो देखो हम एक चीज़ जानते हैं ईशा, दक्षिण भारत में पूरे के पूरे इन लोगों ने एरिया पे कब्जा कर लिया था। फैला, मतलब कब्जा नहीं कहेंगे उसको, रूल फैला हुआ था इनका ना, एक्सपेंशन बहुत अच्छे से एक्सपेंशन करा था, है ना अतिथि। जो ये पूरा का पूरा जो इंडियन पेनिनसुला है, ये भले एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हो, लेकिन इस पूरे हिस्से पे इन्होंने कब्जा कर मारा था, है ना, सब कुछ इनका था। लेकिन फिर भी मेन जगह कौन सी थी? हम्पी, जो कि इनका कैपिटल था, है ना अतिथि, एग्री? तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो हम्पी था या विजयनगर एम्पायर का जो कोर कैपिटल था,
या पूरा का पूरा जो विजयनगर एम्पायर में जो रॉयल सेंटर था वो कहाँ पर था? तो आपका आंसर होगा बिलो विच रिवर? तुंगभद्रा, बिलो तुंगभद्रा रिवर। ठीक है। और ये तुंगभद्रा से मेजरली पानी जाता था। अगर आपसे कोई पूछे कि हम्पी में पानी पहुंचाने वाली कौन सी नदी थी, कृष्णा की तुंगभद्रा? तुंगभद्रा। ठीक है। तो ये भी याद रखना कि हम के जो विजयनगर एम्पायर के कैपिटल में कौन सी मेन नदी पानी पहुंचाती थी। क्या होता है, जब सब लोगों को थोड़े थोड़े साल के बाद सारी चीज़ें पता लगने लग जाती है ना, एग्जामिनर थोड़े से चालाक हो जाते हैं। मेरा कोई पर्पस ही नहीं बनता था कि मैं इतना टाइम इस पे लगाऊं, इस मैप पे या कुछ भी लगाऊं। यार देखो, बात सिंपल सी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये अगल बगल के जितने टेक्स्ट है ना, ये तो हर कोई लर्न करके जा ही रहा है। रट्टू तोतों को तो सब बातें पता है ना। ये तो वो भी हमसे बेटर रट लेंगे, 10-10 बार लिख लिख के, रट रट के। ठीक है, साइलेंसर की तरह बंगाली बाबा का चूरन खा खा के। ये तो हर कोई रट लेगा। इस पे कौन टाइम बिता रहा है? एग्जामिनर को ये पता है कि इस पे कौन टाइम बिता रहा है, इस पे क्या देख रहा है वो गहराई से। ये लकीरें देखकर इग्नोर कर दे रहा है क्या, या फिर कुछ इंटरप्रिटेशन बना रहा है अपनी खुद की? तो ये जो तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा पानी पहुंचाती थी हम्पी को, ना कि कृष्णा रिवर। बस ये एनालिसिस से निकलती है। क्या सीखी एनालिसिस? फोर्टिफिकेशन वॉल, इरिगेशन सिस्टम्स। वैसे तो इरिगेशन सिस्टम्स यहाँ पर दे नहीं रखा है, कृष्णा रिवर भी करती थी अच्छा खासा, लेकिन इसके अलावा जो हम्पी था, मेन सेंटर था, वहां पर कृष्णा रिवर का पानी नहीं, तुंगभद्रा रिवर का पानी पहुंचता था उधर सेंटर में। ये वाली बात याद रखना। ओके, अब इसको कर देते हैं हम। क्लियर हुआ? ये सही लगी एनालिसिस ये वाली? कुछ नया जानने को मिला? ठीक है। अब देखो, उसने हमसे होमवर्क करवाया सबसे पहले 3 मेजर जोन्स को आइडेंटिफाई करने का। फिर कहता है सेंट्रल पार्ट को आइडेंटिफाई करो, ये भी हमने कर लिया, रॉयल सेंटर और अर्बन कोर। कहता है फिर चैनल्स देखो, कनेक्टिंग अप विद द रिवर। हमने चैनल्स भी बना लिए ब्लू कलर से। फोर्टिफिकेशन वॉल्स को देखने के लिए कह रहा है, हमने फोर्टिफिकेशन वॉल्स भी मार्क कर ली। और सेक्रेट सेंटर को कह रहा है क्या वो फोर्टिफाइड था? जी हाँ, ये देखो सेक्रेट सेंटर फोर्टिफाइड था। तो ये जो एक्सरसाइज मैं आपको एनालिसिस करवा पाया हूँ, मैं इस वजह से करवा पाया हूँ क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया। मेरी नज़र और दिमाग रुक गया एक बार के लिए कि इस डायग्राम को अगर मुझे समझना है, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? ये सारे की सारे होमवर्क मुझे दे तो रहा है। अगर मैं इस होमवर्क को अच्छे बच्चे की तरह कर लूँ, इस मैप को तो मेरे से बेटर पूरे इंडिया में कोई जान ही नहीं सकता। बस सिंपल सी बात। ठीक है। तो जो चीज़ इग्नोर करने वाली होती है, जैसे येलो बॉक्सेस कई बार इग्नोर करने वाले होते हैं तो हम कर देते हैं। इसमें भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये ग्रीन कलर का मैप दे रखा है, पता नहीं क्या लाइनें बन रखी हैं, कुछ दिखी, अर्बन कोर भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। ईशा बताओ, एक निगाह में दिख रहा था कि अर्बन कोर अच्छे से? वो तो जब उसने होमवर्क दिया कि 3 मेजर जोन्स आइडेंटिफाई करो, तब दिमाग मेरा खुद से लड़ने पे तैयार हो गया कि भाई कहाँ है दीपांग, थर्ड मेजर सेंटर कहाँ है? सेक्रेट सेंटर दिख रहा है, रॉयल सेंटर दिख रहा है, थर्ड कहाँ दिख रहा है? हम्पी को तो थर्ड थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो कैपिटल है। तुंगभद्रा रिवर कोई सेंटर थोड़ी ना है, ये कोई जगह है या कोई सेंटर थोड़ी ना है। कहाँ दिख रहा है? तो ये लेटा हुआ देखा अर्बन कोर। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज को। एंड डोंट वरी, ये वाला काम आपको खुद नहीं करना है, उसी के लिए आप मेरे पास आए हो। ये वाला काम मैं करके दूंगा आपको। फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी। बड़ी सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के बारे में और उनके नायक के बारे में। अच्छा, नायक कौन होते थे इनके? यहाँ अगर यहाँ पर किंग लिखा हुआ है तो किंग तो होगा रायस। रायस, एम आई राइट? एम आई राइट? तो नायक कौन है? मिलिट्री कमांडर्स। मंदिर जो भी बनते थे ना, उस पर ये लोग एक बात का जिक्र करते थे, डोनेशन किस किसने दी है मंदिरों में। इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्क्राइब करते थे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे मतलब मान लो कोई युद्ध हुआ, या फिर कभी इन्होंने मंदिर बनवाया, इनके घर में हवन हुआ था, उसमें इन्होंने इतने सोने की मोहरें जो थी, जो सिक्के थे, वो इतने इतने डोनेट करे, कुछ बांटे। ठीक है। अब बड़े सारे ट्रैवलर्स भी आते थे यहाँ पर इसको विजिट करने, और वो विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखते थे। याद है ना, हमने पढ़ा था ट्रैवलर्स वाले चैप्टर के अंदर कि मैं आपको बताऊंगा विजयनगर एम्पायर में भी काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आते थे। अब हम लोग ना आज की क्लास थोड़ा सा जो हमें जानना है ना विजयनगर एम्पायर वगैरह को, तो अब देखो लोकल बंदा कोई हो ना, हम हिंदुस्तानी अगर लोकल लोकल तरीके से विजयनगर एम्पायर को पढ़ने जाएं,
तो हो सकता है हम इस एक्सरसाइज के अंदर फेल कर जाएं, हमें अच्छे से समझ में न आए, या फिर हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लें। हम ना विजयनगर एम्पायर के कैपिटल और उसके आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशंस को ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हाँ, तो उसके बाद इनमें से जो ट्रैवलर्स थे, नोटेबल अमंग देयर अकाउंट्स आर दोज ऑफ द इटालियन ट्रेडर। ठीक है, याद रखना। अब आपको यहाँ पर ना ऐसे ट्रैवलर्स के बारे में जानने को मिलेगा जो कि दूसरी दूसरी कंट्री से थे। इटालियन ट्रेडर नेम निकोलो डी कॉन्टी। क्या हमने ट्रैवलर वाले चैप्टर में इसका नाम पढ़ा? नहीं। देखो, तो इसलिए ना आपको ट्रैवलर्स की याद है, मैंने उस टाइम पर बोला था आपको चिट्ठा बनाना है, और वो चिट्ठा आपका कब जाके कंप्लीट होगा? नितिन सिंघानिया की जो 4th एडिशन है ना आर्ट एंड कल्चर की, उसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है एंड में जाकर ट्रैवलर्स का, वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। लेकिन आप सिर्फ ये सोच के बैठो कि आज मैं ना ट्रैवलर के बारे में पढ़ने बैठूंगा, ट्रैवलर के बारे में पढ़ने बैठूंगी, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको हर एक ट्रैवलर को एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ना चाहिए। हाँ, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लो मेरे साथ, एनसीईआरटी, तमिलनाडु, पूनम दाल दहिया। अब उसमें अगर कोई नया ट्रैवलर मिलता है तो बस आपको वही याद रह जाएगा एक्स्ट्रा करने को, क्योंकि बाकी सबके साथ आप कोई ना कोई कहानी एसोसिएट कर पाओगे। वो 3-4 जो नाम होंगे डेफिनेटली उसके बस आपको रट्टे मारने हैं, लेकिन बाकियों के आपके पूरे कंटेक्स्ट पता होंगे, आपको कहानी पता होगी, आपको ये भी पता होगा कि उसके नाम कहाँ पर दे रखे थे। निकोलो डी कॉन्टी, ये एक इटालियन ट्रेडर था। ठीक है, उसके बाद एन एम्बेसडर नेम अब्दुल रजाक सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्शिया। इसका नाम तो हमने पढ़ा है ना, अब्दुल रजाक। पर्शिया क्या होता है अतिथि? पर्शिया कौन सी जगह है आज के टाइम में? तुम अतिथि हो। हाँ, ईरान। ठीक है, रशिया से एक मर्चेंट आया था। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जो चीजें सारी एक जैसी होना, तो उसमें से चेरी पिकिंग करना मुश्किल है। लेकिन एक सारे, मतलब मान लो कि सारी ना ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, उसमें से एक बंदा वाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ है, तो नज़रें हमारी सिर्फ उसी पे जाएंगी, उस पर फोकस हमारा ज़्यादा होगा एकदम से। अब क्या होता है, यूरोपियन ट्रैवलर्स और जो ये गल्फ कंट्रीज़ के जो ट्रैवलर्स हैं, मिडल ईस्ट वगैरह के, सेंट्रल एशिया के, ये तो आते ही रहते थे। इतिहास में हिंदुस्तान की एक एम्पायर में एक रशियन ट्रैवलर भी आया था। ये इंपॉर्टेंट नाम बन सकता है कल को। ठीक है, इसका नाम अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा आपको। अफनासी निकिटिन। अफनासी निकिटिन नाम कैसे याद करोगे इसका? अंकिता, यूएसएसआर वाला चैप्टर याद है, कोल्ड वॉर, निकिता क्रुश्चेव, तो वो रशियन नाम ऐसे ही होते हैं, अफनासी निकिटिन। ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं 15th सेंचुरी में। 100 साल के बाद कुछ और ट्रैवलर्स आते थे। ठीक है, जैसे याद है ना अशप्रीत, जब आप 12th क्लास में थे तो मैंने आपको कैसे करवाए थे ट्रैवलर्स के नाम? दुआर्ते बारबोसा, जिसको पसंद था समोसा, डोमिंगो पेस, जो जाता था डोमिनोस, फर्नाओ न्यूनीस, जिसको पसंद थी म्यूनीस। ठीक है, और ये आए थे 16th सेंचुरी के अंदर। याद आया अशप्रीत? 4 साल 4 साल पहले की कहानी। ठीक है, दुआर्ते बारबोसा, जिसको पसंद था समोसा, डोमिंगो पेस, जो जाता था डोमिनोस और समोसा बनवाता था डोमिनोज में, और म्यूनीस लगाकर खाता था, फरनाओ न्यूनीस। याद करने का तरीका है भाई, अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप अपने तरीके से कर लो। हमें तो क्वेश्चन फंसाने से मतलब है अशप्रीत, नहीं है ना, कि बस कैसे भी करके पेपर क्लियर हो जाए। उसके बाद डोमिंगो पेस, जो डोमिनोज जाता था, इसने विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ एक डिस्क्रिप्शन दी है। जब भी आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी हो ना, हमेशा याद रखना ट्रैवलर्स के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। ठीक है, डोमिंगो पेस क्या कहता है? कहता है मैं जो सिटी का साइज है ना, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। क्यों? कह रहा है हर जगह एम्पायर के घूम के देख लिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कह रहे सारा कुछ पता ही नहीं चलता है कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं पहले क्लास के अंदर। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, पहली जगह इतनी, दूसरी जगह इतनी, तीसरी जगह इतनी, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो भाई साहब चढ़ गए पहाड़ पे,
कह रहा है मेरे को सिटी का अंदाज़ा एक बार लग गया था, मैं हिल पे क्लाइंब कर गया था, वहाँ से अच्छा खासा नज़ारा उसका दिख रहा था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं देख पाया। कुछ कुछ हिल रेंजेस भी थी छोटी छोटी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना दुश्मन को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, और नीचे क्या है, हम्पी। हाँ हम्पी है, मतलब वो तो चलो ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड्स यहाँ पर बिछी हुई हैं। ये वाली बात आती थी, याद है ना अंकिता, सही बोल रहे हो वैसे। ये यहाँ पर एग्रीकल्चर बिछा हुआ है ग्रीन कलर से, जो मैं बना रहा हूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ताकि दुश्मन चलो कितनी लेयर पे कब्जा कर लेगा। और वही वाली बात है ना कि ऊपर से आ रहे हैं, नीचे आराम से दिख जाएंगे पहाड़ी पहाड़ी पे चढ़ते हुए, और इनको मारना आसान होगा, ठीक है। लेकिन खेत फिर भी हमारे सुरक्षित रहेंगे, खेत फिर भी हमारे सुरक्षित रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कौन सा युद्ध है जब पाकिस्तानी पहाड़ियों पे चढ़े हुए थे और हिंदुस्तानी नीचे से फिर ऊपर गए थे पहाड़ की तरफ? कारगिल वॉर, ईयर 1999, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन दिस स्टोरी एंड दैट स्टोरी। कहता है लेकिन जितना भी मैंने देखा, डोमिंगो पेस कह रहा है, जितना भी मैंने देखा मुझे एक ये काफ़ी बड़ा एरिया नज़र आता है रोम की तरह, और इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं, पेड़ है, गार्डन है हर एक घर के बाहर, ठीक है, अलग अलग जगह पर पानी के चैनल्स हैं, ठीक है, नाले बह रहे हैं। ये नाले मतलब गटर वाले नाले नहीं होते हैं, जो ऊपर कैनाल्स देख रहे थे ना आप, ये वाले, ये पानी ताकि पहुंच सके सिटीज़ तक। वो जैसे क्या कहते हैं, जैसे ब्यूटीफुल एक नज़ारा होता है ना, जैसे छर 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 करके पानी देखते हो मनाली या रोहतांग जब जाते हो, तो वो आप रात को किसी भी होटल के अंदर रुको ना, तो वहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूसली पानी की आवाज़ आती रहती है बहने की। तो और क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है वो, ये वाली तारीफ कर रहा है वो, ठीक है। देयर आर लेक्स एंड द किंग हैज़ क्लोज टू हिज पैलेस a palm grove, palm का पेड़, एंड अदर रिच फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ठीक है। क्या ये सेम सिस्टम बिल्कुल जो डोमिंगो पेस ये डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कर रहा है, बस हिल को हटा दो, हिल को हटा दो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी एक ट्रैवलर ने ऐसे ही लिखा था क्या? किसने लिखा था? ट्रैवलर का नाम बताओ। हैं? नहीं नहीं, बाहर से आया था। हिंट दूं? इंडिका लिखी थी उसने, मेगास्थनीस, ठीक है। सालो इतना पिटोगे ना मेरे हाथों से। क्या भांग खा के बैठे रहते हो आजकल या सिगरेट फूकते हो? मेमोरी को वीक होती चली जा रही है। फ़ायदा ही क्या है फिर इतना आगे भागने का? फिर तो चलो 6 क्लास से शुरू कर लेते हैं फाउंडेशन कोर्स, कल से वही करवाने लग जाता हूँ फिर से, हैं अंकिता, सही रहेगा ना? उसके बाद ये चीज़ हो गई कवर, कोई रहता नहीं गया ऊपर बॉक्स वगैरह। वाटर रिसोर्सेस, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर ये था कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नेचुरल बेसिन बन जाता था। नेचुरल बेसिन बनने की बात तो चलो रिवर्स की वजह से, लेकिन ये जो रिवर्स है, ये जो रिवर है, स्पेशली तुंगभद्रा की बात कर रहा है, आप देख रहे हो। पहले तो इसने हमें जब इंट्रोडक्शन था बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कृष्णा तुंगभद्रा के, अब ये सिर्फ तुंगभद्रा को ही क्यों मेंशन कर रहा है? बच्चे यहाँ पर सोचे कि कृष्णा का नाम तो है ही नहीं। ये चीज़ जस्टिफाई करता है हमारा ये वाला डायग्राम। हमने क्योंकि बात किसके बारे में करी? तुंगभद्रा के बारे में। और हम्पी तक मेजर पानी कौन सी रिवर पहुंचाती थी? तुंगभद्रा। कृष्णा कहीं पर भी दिख रही है आपको यहाँ पर दूर दूर तक? नहीं। ये दोनों क्या है? ये दोनों रिवर्स। ये आप बताओ ईस्ट फ्लोइंग है क्या वेस्ट फ्लोइंग है? हाँ, ठीक है। विच फ्लोज इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, आ गया ना। और नेचुरल बेसिन जब ये फॉर्म करता है, तो हमेशा जब भी कोई रिवर नेचुरल बेसिन फॉर्म करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं? जल्दी बताओ। कोर ज्योग्राफी नंबर 1,
फर्टिलिटी कैसी होती है वहाँ पे? शायद ये कौन सा आंसर होता है अच्छी होती है हैं? अरे वाह, कृष्णदेव राय कह रहा था सर, बहुत अच्छा था सर। फर्टिलिटी हाई होती है उस एरिया की, ठीक है। और और क्या होता है नेचुरल उसमें, बेसन में? वेजिटेशन कवरेज बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फर्टिलिटी हाई है तो। और क्या हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी इस वजह से भी हाई है, लास्ट पार्ट इसका, कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ फ्रेश सेडिमेंट्स। होता है कि नहीं होता? फ्रेश सेडिमेंट्स। अब दक्षिण भारत में जब ये रिवर कॉन्टिन्यूसली फ्लो करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, बहुत सारी रिवर्स ऐसे करती है, ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है, डायरेक्शन तो चलो गोली मारो एक बार के लिए, जहां पर कॉन्टिन्यूस फ्लो है पानी का, और लोकेशन मिल गई साउथ इंडिया, बताओ सबसे ज्यादा क्रॉप ये लोग कौन सा खाते होंगे विजयनगर वाले? कृष्णदेव राय रोज भोजन में उसके थाली में एक जगह पक्का क्या रखा रहता होगा? राइस, चावल। नसप्रीत, एंड यू नो वेरी वेल, है ना, साउथ इंडिया का राजा, इडली सांभर डोसा वड़ा। चावल का एक ही बैटर बनाना है, उसी से मसाला डोसा, उसी से उत्पम, उसी से इडलियां। तो शैनी इडली सांभर खाता था ये? हैं? सांभर बनता था उस जमाने में? बनता होगा नहीं, इसको 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 पता करके देना है, शाइनी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। द सराउंडिंग लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स, ठीक है, जो कि ऐसा लगता था कि नेचुरल तरीके से ना उन्होंने शहर को एक प्रोटेक्शन दे रखी है, हर जगह एक ना पत्थरों के दरवाजे बन रखे हैं, ऐसा दिखने में लगता था। इट काइंड ऑफ फॉर्म्स अ गर्डल अराउंड द सिटी, बड़ी सारी स्ट्रीम्स वगैरह और जो रिवर थी यहाँ से फ्लो करती थी। लेकिन एक मिनट के लिए रुक जाते हैं यहाँ पे। रॉकी आउटक्रॉप्स मतलब ये पत्थर वगैरह की जगह थी और जगह जगह पे वेजिटेशन थी। मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ पहले, आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ गए हो, फिर भी एक बार के लिए रिवीजन के लिए बता देता हूँ। देखो, ये है खेती बाड़ी, मान लो ये रॉकी आउटक्रॉप्स का मतलब समझा देता हूँ पहले मैं आपको। ये है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कॉन्टिन्यूटी में नहीं हो सकती विजयनगर में, कॉन्टिन्यूटी में नहीं हो सकती। अब मैं यहां पर ले रहा हूं ग्रे कलर को, ग्रे कलर मान जाना कि ग्रेनाइट रॉक है। ये एक लेयर हो गई, इसके बाद ना फिर वेजिटेशन होगी, फिर यहां पर दूसरी लेयर हो गई। अब क्या है, यहां पर सिटी भी फोर्टिफाइड थी और ग्रेनाइट हिल्स, अब हिल क्या सारे एक ही लेवल के होंगे बताना? उधर कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो उनके बीचों बीच में ये खेती बाड़ी ऐसे बार बार करके प्लांट करी जाती थी। लेकिन ये लोग ना कोई भी एरिया मिल जाए, कोई भी एरिया मिल जाए, एक ग्रेनाइट हिल से लेकर दूसरे ग्रेनाइट हिल के बीच में ये खेती बाड़ी करना शुरू कर देते थे। क्यों? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी किसकी वजह से है? तुंगभद्रा नदी की वजह से है। अब यहां पर चलो ये सारा पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत बेहतरीन चीज हम लोग हो सकता है कि अपनी नजरों के सामने से छोड़ दें। क्या? यहां पर मुझे एक चीज पता लग रही है जरा, मेरा दिमाग जो है जीएस पेपर 1 के जो सिलेबस है रिसोर्सेस उसकी तरफ जा रहा है। और एक चीज मेरी नजर में आ रही है कि अगर मैं भारत का मैप बनाऊंगा एग्जाम में बैठ के, तो मुझे आज एक ये फैक्ट पता लग गया, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कि कर्नाटका के अंदर ग्रेनाइट हिल्स होते हैं। अगर उसने पूछा कि रिसोर्सेज वगैरह, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर यहाँ पर ग्रेनाइट हिल्स होते हैं तो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज पाई जाती होंगी पक्का कर्नाटका के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सपेंड करना शुरू करो, इस लेवल के एनालिसिस करा करो। कैसे हो पाएगी? जब दिमाग शांत होगा, नॉइजेस नहीं होंगी दिमाग में, एंड द ओनली तरीका इज मेडिटेशन। जो लोग नहीं करते हैं, ज्ञानी बहुत होगे, होशियार बहुत होगे, लेकिन जिस कुर्सी पे घर में बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे।
6 बार प्रीलिम्स लिखना पड़ेगा, शायद से ही क्लियर हो। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एम्बैकमेंट्स वर बिल्ड। एम्बैकमेंट्स मतलब क्या बेसिकली होता है, पानी को रोकने के लिए छोटी छोटी डैम्स, कुछ रुकावटें, बांध होता है। हाँ, डैम्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन वो ये कि ईशा, अब क्या होते हैं, वो दिखता डैम जैसा है वो करके अब लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको कुछ भी बोल लो, ठीक है। बांध ही है एक तरीके से, बिल्कुल सही बोला आपने। छोटी छोटी गांव में भी होती है बांध वगैरह ना, जैसे पानी वगैरह जहाँ से जहाँ बहुत ज़्यादा बहता है। बिहार में भी लोग बना देते हैं कभी कभार, क्योंकि वहाँ पर फ्लडिंग की दिक्कत हर साल आई जाती है। तो दे वर बिल्ट अलॉन्ग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वायर ऑफ वेरिंग साइजेस। एक तो पानी सेव भी हो जाएगा, और खेत में फिर ऐसा भी नहीं है, देखो चावल के खेत हैं, 24 घंटे पानी के अंदर भीगे रहने चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि घुटनों, मतलब चावल के बिल्कुल गर्दन गर्दन तक जो फसल है वहां तक पानी भर दो खेतों में? नहीं ना। ज्यादा पानी आने से शाइनी क्या होता है खेतों में, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अरे आराम से समझाओ यार, इतनी अंग्रेजी जानता होता तो मैं आईएएस नहीं होता। आराम से बताओ। अरे यार, सबसे पहले बोलो सॉइल इरोजन हो जाएगा, ऊपर की जो अच्छी फर्टाइल लेयर है वो उड़ जाएगी, ठीक है। और फिर एक टाइम के बाद जब वो मिट्टी ही दूसरे एरिया शिफ्ट हो गई है सॉइल की, तो वहां पर खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवर पानी की वजह से, पानी के फ्लो की वजह से डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान बन जाएगा, उधर उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी, वो जो क्रॉप उधर उग रहा होगा वो नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हो ईशा, कुछ कह रहे हो? बैरन लैंड बन जाएगा। होता है ये अल्टीमेटली, हालांकि इसका एंड रिजल्ट होता है, लेकिन ये होता है, पता, ओवरफ्लो पानी की वजह से ये वाली चीज होती है ना। जो उधर आसपास पेड़े होते हैं, फसलें होती हैं, उनकी जड़ें भी कमजोर हो जाती है ना शाइनी, है ना, क्योंकि लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर अगर उड़ती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जड़ों तक पहुंच जाएगी लेयर एक टाइम पर मिट्टी के बाद, और सारी फसलें फिर टिकाने के लिए कुछ हो गई नहीं। एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन्स ऑफ द पेनिनसुला। अब एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा के गीला? सूखा। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पर ना ये जगह जो थी ना, ये जगह आपको पता है इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है, जो कि मैं हमेशा से ये डायग्राम बना रहा हूँ जब समी चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये एरिड जोन था। तो यहाँ पर ना इन्होंने ये सोचा कि बारिश का पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास ना कुछ अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, और वो स्टोर करके हम लोग सिटी तक पहुंचा सकें। अब इस प्रकार के ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे टैंक बनाते थे बारिश का पानी वगैरह स्टोर करने के लिए। और उनमें से एक फेमस टैंक जो काफ़ी बड़े साइज का जो बना, वो बना कमलापुरम टैंक। इरिगेटेड फील्ड तक, यहाँ पर जो खेती बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर फील्ड होती थी, इस टैंक से किसान जो थे वो पानी लेते थे, ठीक है। और ये रॉयल सेंटर तक भी पानी पहुंचाने का एक अच्छा साधन था। तो देख रहे हो, अब अगर दुश्मन फोर्टिफिकेशन वॉल के नंबर 1 वॉल को क्रॉस कर दे, नंबर 2 को क्रॉस कर दे, फिर भी क्या वो पानी और अनाज का साधन रोक पाएंगे क्या, बताओ? और एक आर्मी को रणभूमि में दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक टिके रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पानी और खाना। खाना और पानी, क्या ये दोनों जगह इंश्योर्ड हैं इनर मोस्ट लेयर में? ये दोनों चीजें इंश्योर्ड हैं, पानी और खाना। देख लो यहाँ पर, ये रहा रॉयल सेंटर, तुंगभद्रा रिवर के सब कुछ नीचे ही है, सब कुछ कनेक्टेड है सारी कैनाल्स वगैरह से, ठीक है। और यहाँ तक पानी अच्छे से सप्लाई होता था। अब ये चीज़ जैसे आपको ना थोड़ी सी दिखेगी नहीं, लेकिन मैं अगर आपको इसको दिखाऊं ना, जो मैंने हायर स्टैंडर्ड से इसको कुछ कुछ पढ़ रखा है, तो आप समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना, ये देखो, अब ये जैसे कैनाल्स है ना, तो इनको सिर्फ इतना ही मत समझना कि यहाँ पर बना रखे हैं। अब देखिए, देखो ये यहाँ पर आएगा, इधर से आया पानी आया, ठीक है, यहाँ तक हिस्सा ये गया पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे, पूरे के पूरे उधर एरिया तक इनके पानी वानी ये सब कुछ ये व्यवस्था है। और ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं ना, ये टैंक्स हैं बारिश का पानी वगैरह स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब वो ये है ना कि ये थोड़ा सा लेआउट है सिटी का। अब जैसे अर्बन कोर के अंदर भी आप देख लो, ये देखो एक ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये देखो। और ये जितनी जगह दिख रही है आपको, ये पानी और सेटलमेंट्स ही है सारा का सारा। ये जैसे जैसे ये जो ऐसे ऐसे
जो शेप्स में आपको जगह दिख रही है ना इस मैप में, वो सारा पानी और सेटलमेंट्स ही है। हाँ, क्या कह रहे हो आप अंबर? वॉर जोन मतलब? नहीं नहीं, ये तो मैंने बोला नहीं, तुंगभद्रा रिवर के पास क्यों रिवर ये युद्ध होगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि खेती बाड़ी वगैरह ये प्रोटेक्टेड थे कि अगर कल को युद्ध अगर हो गया ना, तो ये पानी और इरिगेशन, सॉरी, पानी और खेती बाड़ी ये प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट है ये, तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु आएंगे अभी ना, तो सेना इनकी इंटैक्ट खड़ी रहेगी। क्यों? एनर्जी पूरी बरकरार है पानी और खाने की वजह से। ठीक है। हाँ। उसके बाद एक नया नाम देखो। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमंग द रूइंस इज द, एक कैनाल थी यहाँ पर जिसका बहुत फेमस नाम था हिरिया कैनाल। दो चीज़ें आपको जानने को मिल गई आज विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में, कि कमलापुरम टैंक एंड हिरिया कैनाल कौन से एम्पायर के साथ सिचुएटेड थी। जहाँ पर भी टैंक और कैनाल की बात आती है ना, 99% बच्चों का दिमाग दिल्ली सल्तनत की तरफ जाता है, गारंटी। दिल्ली सल्तनत या अकबर मुगल एम्पायर की तरफ ही जाएगा उनका दिमाग। ये क्वेश्चन आ सकता है, कमलापुरम टैंक एंड हिरिया कैनाल आर एसोसिएटेड विद विच रूलर या विच एम्पायर। दिल्ली सल्तनत तो चलो एक ब्रॉडर कैटेगरी, वो देंगे ही नहीं कभी इसका नाम। खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल एम्पायर या विजयनगर एम्पायर। क्या आंसर होगा इसका? विजयनगर एम्पायर। ये ऐसे क्वेश्चन जितने मैं बताता हूँ ना, देखो अभी लिखवाने का अब ऐसा टाइम नहीं है मैं डिक्टेट करने बैठूँ। ये भाई ठीक है, मैं आना कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे इतनी भी ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको फटाफट कॉपी पेन लेकर इतनी तेज़ी के साथ लिखो कि पेज में आग लग जाए। ठीक है। दिस कैनाल ड्रू वाटर फ्रॉम द डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा। तो यानी कि ये कैनाल कौन सी रिवर से कनेक्टेड थी? तुंगभद्रा से। और ये आसपास की वैलीज को कल्टीवेट करती थी, और पानी प्रॉपर इनका स्टोर करके रख दिया जाता था, सेक्रेट सेंटर में भी, अर्बन कोर में भी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है। जो अब ये ना विजयनगर एम्पायर के साथ एसोसिएटेड थी, लेकिन ओरिजिनली इनको जो बिल्ड करवाया वो संगम डायनेस्टी के राजाओं ने करवाया। ये देखो, ये दूसरा फैक्ट। अच्छा देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। संगम डायनेस्टी के राजाओं महाराजाओं ने हिरिया कैनाल और कमलापुरम, हिरिया कैनाल को, वैसे कमलापुरम टैंक तो छोड़ दो, हिरिया कैनाल को बिल्ड करवाया। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो करी ना, वो विजयनगर रूलर्स ने करी अलॉन्ग विद कमलापुरम टैंक। कमलापुरम टैंक था बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। यहाँ से खेतों तक पानी लोग उठा उठा के बाल्टियाँ लेकर, या जो भी जैसा भी उनकी व्यवस्था होती थी वो लेकर जाते थे। हम इतना डेप्थ में जाने के लिए नहीं बैठेंगे भैया, किसानों की ज़िंदगी को बैठ के समझे। और हिरिया कैनाल ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता था उससे। और चाहे टैंक हो, टैंक में तो चलो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कैनाल हो, कैनाल के आसपास और जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स अगर बह रही हैं, ठीक है, उधर ना एक चीज़ ज़रूर बना दी जाती थी, एक बांध ज़रूर बना दिया जाता था उनको रोकने के लिए, ताकि इनका ओवरफ्लो ना हो जाए, पानी को रोकने के लिए। क्योंकि खेत फिर ना एक हद तक ही पानी को, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाद में फिर उनकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। अभी जो टैंक जो बनवाया ना कृष्णदेव राय ने, क्या नाम था इसका टैंक का? कमलापुरम टैंक। इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पर पहले ही मार्क कर दिया ये कमलापुरम टैंक। इसके बारे में डोमिंगो पेस ने कुछ लिखा है। ठीक है। कहता है राजा ने बनवाया इस टैंक को आदेश देकर, दो हिल्स के बीच में बनाया गया। ठीक है। पानी एक साइड से दूसरी साइड से आता था। ये अप्रोक्सीमेटली, देख रहे हो, वाटर कम्स टू इट फ्रॉम मोर देन 15 किलोमीटर दूर से, पाइप्स के थ्रू। ठीक है। और ये लोअर पार्ट जो है वहाँ तक ये पूरा का पूरा आता था। टैंक की तारीफ ही कर रहा है, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और करता क्या था ये टैंक की मदद से? होता क्या था, ये जो पाइपें वगैरह जो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं, गार्डन से इससे इरीगेट हो जाएंगे, राइस फील्ड से इससे इरीगेट हो जाएंगी। ठीक है। और फिर तारीफ कर रहा है कि लगभग 15 से 20 हज़ार लोग जो थे वो लगे थे, जो जो काम करते थे। और मैं पहाड़ पे जाकर, आपको पता है ना, अभी हमने डोमिंगो पेस के बारे में पढ़ा था, जब ये सिटी का भी जायजा ले रहा था तो ये पहाड़ पे चढ़ा था, ऊपर चढ़ गया था, है ना। मैंने आपको मेंशन करा था ये। कहता है पहाड़ पे चढ़ के जब मैं इनके काम को डेली बैठकर देखता था ना, तो ये ऐसा लगता था कि चींटी एक पूरी की पूरी सेना बनाकर आगे बढ़ रही है काम के लिए। ठीक है। छोड़ो, डोमिंगो पेस ने इसकी टैंक के बारे में लिखा है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है। अब टैंक है तो ऑब्वियसली बात है, गार्डन वगैरह के इरीगेशन के लिए तो आएगा।
कृष्णदेव राय अपनी लुगाइयों के साथ नहाने के लिए थोड़ी ना बनवा रहा है उसको। ओके, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।